नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी फाइनल हो चुके हैं। जो मेन 5 मिनिस्टर थे, वो उन्होंने अपने पास ही मिनिस्ट्री रखी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान, वहाँ से कुछ प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं सामने। पहले तो शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका ट्वीट आता है और फिर उनके जो भाई हैं नवाज शरीफ, उनका भी ट्वीट आता है। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ ने शुभकामनाएं दी मोदी जी को शपथ ग्रहण के बाद, उसके बाद वहां के रक्षा मंत्री के तेवर सामने आए और उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत मत समझना इसे हमारी, और ये जो तुमने जो भारत में जो भारतीय मुसलमानों को मोदी जी ने मारा है, उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। तो ये क्यों इतना उछल रहे हैं? क्या इनके पास कोई तिलिस्मिक खजाना लग गया है, या फिर ये बस ऐसे ही गीदड़ भभकी जो देते रहते हैं उसी का एक हिस्सा है? देखिए जी, ना तो इनको फॉरेन पॉलिसी की समझ है, ना हुँ, इनको दोस्ती की समझ है। दुश्मनी करते हैं वो भी पीछे से, सामने से दुश्मनी भी नहीं करते। और जब 3 बार दुश्मनी सामने से की, चाहे 1965 का वार हो, चाहे 1971 का वार हो, चाहे 1999 का कारगिल वार हो, तो इनको मुँह की खानी पड़ी। ये सिर्फ पीछे से अटैक कर सकते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। देखिए, बेसिकली जब पीएम मोदी इलेक्शन में जीते, तो सबने पीएम मोदी को मुबारकबाद दी, 2 कंट्रीज़ को छोड़ के, पाकिस्तान और चाइना। और शपथ हुँ, ग्रहण के बाद नवाज शरीफ ने छोटा-सा ट्वीट कर दिया, मुबारकबाद दे दी। पीएम मोदी हुँ, ने भी 2 लाइन की मुबारकबाद दे दी, उनको एक्सेप्ट कर ली मुबारकबाद। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ है, मुझे नहीं समझता हुँ, किस बात पे उछलते हैं। इनको लगता है कि शायद इनकी कंट्री बहुत ऊपर चली गई है, या इनको चाइना ने हुँ, कह दिया कि अगर इंडिया तुम्हारे पे अटैक करेगा तो हम सँभाल लेंगे। चाइना हुँ, अपनी ज़िम्मेदारी सँभाले, तुम अपनी सँभालो, कोई किसी के वार में नहीं आता। जब 71 हुँ, का वार हुआ, 65 का वार हुआ, तो कौन-सी कंट्री आपके साथ आई? अमेरिका आई थी, उसको भी हमने खदेड़ दिया, उसको भी यहाँ घुसने नहीं दिया। तो देखिए, आपने अपनी कंट्री सँभालनी है, भीख माँग रहे हो, भीख माँगते रहो। और ना तो हम तुम्हें भीख देंगे, लेकिन हर एक जो हसरत है, वो पूरी कर देंगे। तीसरा टेन्योर आ गया और पीएम मोदी के कुछ यहाँ पे एक्सेप्टेंस थी कि क्या करना है हमने पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान बाहर गया तो पाकिस्तान का इलाज किया जाएगा और इलाज करने की पूरी तैयारी चल रही है। अभी तक तो पाकिस्तान को कटोरा पकड़ाया था, आटा खत्म किया था। आप देखना कि अगले कुछ महीने के अंदर पाकिस्तान का क्या हाल होता है, क्योंकि पाकिस्तान ना बाज आया, ना आएगा, ना पाकिस्तान को समझ आई है, ना आएगी। ये पता नहीं किस अच्छा बात पे सूद सर, उछलते हैं। एक 2 जो मैसेज है, एक तो पूर्व प्रधानमंत्री का, और जो अभी एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री हैं वो शहबाज शरीफ का आया है, एक नॉर्मल सा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेशन ऑन टेकिंग द ओथ ऑफ एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने भी लिखा, मोदी जी ने भी, थैंक यू फॉर योर गुड विशेस। लेकिन दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ है, उनका लंबा चौड़ा मैसेज आया और उन्होंने पार्टी की तारीफ की और एक दूसरे के साथ सद्भाव बढ़ाने की भी यहाँ पर चर्चा की है। और उसी का जवाब देते हुए मोदी जी ने भी कई लाइनों में लिखा कि हम भी चाहते हैं कि पीस हो हमारे लोगों के बीच में, और वही प्रायोरिटी हमारी रही है। और इसी के तहत जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने भी अचानक पहुंच गए थे। तो ये दो लोगों को अलग अलग तरीके का रिप्लाई, इसमें क्या समझ में आता है? देखिए जी, जो शहबाज शरीफ हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में हैं। उनकी आर्मी के इशारे पे बैठे हैं, उनकी आर्मी की सपोर्ट से बैठे हैं और शहबाज शरीफ किसी भी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और पीएम मोदी ने जब लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाया था, तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और उन्होंने चाइना को छोड़ दिया था, क्योंकि ये हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं है। जब पहली शपथ ली थी पीएम मोदी ने 2014 में, तो उन्होंने नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी बुलाया था और वो भी आए थे। और पीएम मोदी उसके बाद दिसंबर 2015 के अंदर पाकिस्तान चले गए अनइनवाइटेड। वो गए थे अफ़गानिस्तान, वहाँ के पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करने और बिल्डिंग का नाम था अटल अटल हाउस। तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर आ रहे थे फ्लाइट में, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था और वो था 25 दिसंबर 2015 और 25 दिसंबर का जो दिन था वो अटल बिहारी वाजपेयी का भी बर्थडे का दिन है। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे मुबारकबाद दे रहे हो तो मुझे पर्सनली आके मुबारकबाद दे दो, मेरे घर पे शादी भी है। तो पीएम मोदी उनके कहने पे पाकिस्तान पे उतर गए और पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठ के उनके घर चले गए। जबकि हमारे जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने मना किया, आपको रिस्क हो सकता है, हम्म, लेकिन पीएम मोदी ने किसी की परवाह नहीं की और चले गए कि हमारे रिलेशन अच्छे होंगे एक-दूसरे के साथ। और उसके बाद कुछ दिन के बाद 2016 की जनवरी के बाद पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया।
और अभी आपने रिसेंटली पठानकोट पे अटैक कर दिया। तो आपने पीछे कुछ सुना होगा कि नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे पाकिस्तान के अंदर 1999 में, और उनके आने के बाद एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, और उसके बाद हमारी आर्मी ने हमारे जो पीस एग्रीमेंट था उसके ऊपर छुरा मार दिया, इंडिया के पीठ पे छुरा मारा। वो बात कर रहे थे कारगिल वार की, क्योंकि ये जो विजिट हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो हुई थी 1999 के जनवरी के अंदर। पाकिस्तान में बड़ी सक्सेसफुल विजिट थी। वो चाहते थे दोनों कंट्रीज के रिलेशन इंप्रूव हो, लेकिन मुशर्रफ जो आर्मी के चीफ थे, उन्होंने बगैर बताए अपने प्राइम मिनिस्टर को कारगिल का वार स्टार्ट कर दिया। और जो पीस एग्रीमेंट था कि कोई एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर घुसेगा नहीं, उसको उल्टा कर दिया, या इंडिया की पीठ पे छुरा घोंप दिया। और इंडिया ने जब उसका काउंटर अटैक किया तो 3000 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए थे। बहुत नुकसान हुआ था पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान को यूएस में अप्रोच करना पड़ा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट से अप्रोच किया कि आप इंटरवीन करो। उन्होंने कहा अटैक आपने किया, सॉल्यूशन आप करो। और अल्टीमेटली पाकिस्तान की आर्मी की डिफीट हुई और पाकिस्तान की आर्मी को वो जगह पड़ी कारगिल की। हमने भी बहुत सैक्रिफाइस की। तो देखिए नवाज शरीफ का एक अलग एटीट्यूड है, शहबाज शरीफ का अलग एटीट्यूड है। नवाज शरीफ एक समझदार टाइप के आदमी है जो कंट्री चलाना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ पीएम बनना चाहते हैं, आर्मी के कंट्रोल में रहना चाहते हैं, आर्मी के तलवे चाटना चाहते हैं। इस टाइम पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान को रूल नहीं कर रहे। इस टाइम पे जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। और अगर ये चाइना चले तो क्या चाइना तुम्हें बचा लेगा जब पीएम मोदी यहाँ पे काउंटर अटैक करेंगे? क्योंकि इस टाइम पे टाइम हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान से बदला लेने का। जो कश्मीर के अंदर कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे पिछले कुछ महीने में, और इस टाइम पे एक पूरी स्टोरी तैयार हो चुकी है पाकिस्तान को काउंटर करने की या पाकिस्तान से बदला लेने की। मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर कहा है कि पाकिस्तान से अब मजबूती से बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान से पीओके नहीं छीनेंगे हम, बल्कि पाकिस्तान को पीछे से मारेंगे। हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे। जब बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो बलूची के जो फाइटर्स है वो तैयार बैठे हैं, सिर्फ देख रहे थे कि इंडिया हमको सपोर्ट करे। और जब इंडिया उनको सपोर्ट करेगा तो वहां पे अफगानिस्तान भी उनको सपोर्ट करेगा, टीटीपी उनको सपोर्ट करेगा, और बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस देने से कोई रोक नहीं पाएगा, और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। हमें पीओके लेने की जरूरत नहीं है। पीओके अपने आप इंडिया से मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाएगा कि सिर्फ इनका कंट्रोल नहीं रहेगा पीओके के ऊपर, बीएलए भी पूरा कंट्रोल कर लेगी बलूचिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जिसके ऊपर आज शहबाज शरीफ बहुत फख्र कर रहे हैं, वो चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। राइट। अच्छा सूद सर, ये तो बात रही कि उनके जो ट्वीट्स आए हैं, जो मैसेज आए हैं, वो बात रही। अभी एक जो मालदीव की भी अगर हम बात करें, वहां से भी जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी भारतीय फौजों को वहां से जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन अब उनको इनवाइट किया जाना, इस पे कई लोग खफा भी हैं कि इस तरीके से क्यों इनवाइट किया जा रहा है। जब इन्होंने हमारी फौजों को वहां से भेज दिया है तो इनको वहां पे इनवाइट नहीं किया। क्या लगता है कि यहाँ पे बुलाने का क्या कारण होगा और इसको किस तरीके से यहाँ पर मोदी की जो टीम है वो हैंडल करेगी? देखिए ऐसा है कि पीएम मोदी कोई घर नहीं चला रहे, वो देश चला रहे हैं। देश के इंटरेस्ट में क्या है, क्या देश के इंटरेस्ट में नहीं है, वो अच्छे से जानते हैं। उनकी टीम भी जानती है, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे हमारे एनएसए हो। पीएम मोदी को इन चीजों में अलग डिसीजन नहीं लेते, ये पूरी टीम डिसीजन लेती है कि क्या करना चाहिए। देखिए मालदीव हमारे बैकयार्ड पे था, जबकि मालदीव कहता है हम आपके बैकयार्ड पे नहीं थे, चलो फॉरवर्ड आ गए आप। अब मालदीव के अंदर जब से विजू आए सितंबर 2023 में, इन्होंने कहा कि आपके जो 78 सोल्जर्स हैं उनको यहाँ से विड्रॉ कर लो। इंडिया ने समझाने की कोशिश की, और पीएम मोदी जब उनसे दुबई से मिले तो पीएम मोदी ने कहा कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरी ट्रेड पास करती है, जो इंडियन ओशन से जाती है, वो जाती है मालदीव के क्लोजनेस से। मालदीव के 1200 आइलैंड है, बिखरा हुआ देश है, और मालदीव के अंदर वीजू आ गए, इनकी लीनिंग है चाइना की तरफ या इस्लामिक सिस्टम की तरफ। तो पीएम मोदी ने समझाने की बात की, और जब उसके बाद ये चले गए चाइना के अंदर, वहां के साथ एक एग्रीमेंट करके आए, तो पीएम मोदी ने समझ लिया कि यहाँ पे चाइना बेस बनाना चाहता है, और पीएम मोदी ने एक लक्षद्वीप चले गए, वहां पे एक स्नॉर्कलिंग की, और एक मैसेज दे दिया मालदीव को कि अब हमारे टूरिस्ट तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। पीएम मोदी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जब कुछ मालदीव के मिनिस्टर ने पीएम मोदी को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, तो हमारे टूरिस्ट ने मालदीव के अंदर जाना बंद कर दिया। मालदीव की इकोनॉमी सिर्फ $5 बिलियन की है,
और यहाँ पे जब इंडियन टूरिस्ट गए तो मालदीव नीचे झुकने लग गया, परेशान हो गया। लेकिन पीएम मोदी ने जब इनकी डिमांड हुई तो पीएम मोदी ने इनको आटा चाहिए था वो दिया, जब इनको चावल चाहिए थे वो भी दिए, शुगर चाहिए थी वो भी दी। जब इनके वहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज आ गई, इनको चीज़ चाहिए थी, फॉरेन करेंसी कम थी, तो इंडिया ने इनको लोकल करेंसी के अंदर सामान दिया और साथ में एफटीए साइन कर लिया कि दोनों कंट्रीज ट्रेड कर सकते हैं लोकल करेंसी के अंदर। और लोग तब भी परेशान थे। लेकिन हमारे जो टूरिस्ट थे वो वहाँ नहीं जा रहे और मालदीव इसलिए परेशान है। हमारे टूरिस्ट नहीं जा रहे, साथ में रशियन टूरिस्ट भी जाना बंद कर दिया मालदीव के अंदर, तो उससे भी मालदीव परेशान है। क्योंकि इन्होंने समझदारी का काम नहीं किया, लेकिन मोदी झुकते ज़रूर हैं, छोटों के सामने। और झुकने का पर्पस होता है कि अगर इंडिया यहाँ से विथड्रॉ कर लेता है या मालदीव को अकेला छोड़ देता है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम आ जाएगा जिसको चाइना भरेगा और चाइना यहाँ पे अपने नेवल बेस बनाने की तैयारी करेगा। लेकिन इंडिया ने मीन टाइम लक्षद्वीप पे तो बेस बना ली अपनी, बड़े तामझाम से बनाई। 2 हमारे वारशिप्स, 2 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 15 हमारे शिप्स और सबमरीन्स गए थे, पूरा अनाउंस करके गए थे, क्योंकि लक्षद्वीप सबसे क्लोज है मालदीव के। और अगर इंडिया अपनी बेस बनाता है तो चैलेंज देता है पाकिस्तान और चाइना को, साथ में मालदीव को भी झटका दिया इन्होंने। साथ में मॉरिशस, जो एक और कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर, हिंदू कंट्री है, वहां पे भी इंडिया ने मार्च के महीने में अपनी बेस बना ली। तो इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है। साथ में इंडिया मालदीव को इसलिए प्रमोट कर रहा है कि ताकि चाइना को कोई चांस ना दिया जाए घुसने का। क्योंकि अगर हम ईगो में रहेंगे कि हम मालदीव ने ऐसा कर दिया और वो कर दिया, हम बड़ी कंट्री है, मालदीव छोटी कंट्री है, तो मालदीव को चाइना हड़प लेगा, वो इंडिया के लिए नुकसान होगा। तो इसको इसलिए यहाँ पे बुलाया ताकि किसी भी तरीके से चाइना यहाँ पे फ्री एंट्री ना कर सके। और मतलब कई साथ बार साथ क्या में होता है आंख कि दिखाने के साथ साथ इनको औकात भी दिखा देते हैं, फिर बाद में ये दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारा साथ भी देंगे, ताकि झटक के वो दूसरी तरफ ना चला जाए। हाँ, देखिए अगर मालदीव चाइना के पाले में चला जाता है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, इंडिया इनको पूरा काट देता है, तो नुकसान तो इंडिया का होगा। देखिए मालदीव कोई ऐसी कंट्री है जैसे इंडिया को डर लगता है। मालदीव छोटी कंट्री है और ना समझ है, इनका जो बीजू है, अकल तो इसको है नहीं। तो इसलिए पीएम मोदी ने ऐसा देखा कि ये आदमी को अकल तो है नहीं, और अगर मैं थोड़ा-सा अब इनसे दूर हो जाऊँगा तो यहाँ पे चाइना घुस जाएगा, और चाइना तो इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि किस तरीके से मालदीव में घुसे, बेस बना ले। और अगर इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के बैकयार्ड पे चाइनीज़ बेस बनती है, तो खतरा इंडिया को है। पहले भी एक चाइना की बेस है डियोगो गार्सिया के अंदर, वो भी हमारे लिए खतरे की घंटी है, जबकि वो मेन डेंजर है यूएस को। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएस की, यूएस आजकल कोई समझदारी की बात नहीं करता। उसको चाहिए था इंडिया को सपोर्ट करे, लेकिन वो इंडिया के पीछे पड़ा है, कभी पन्नों को लेकर के, कभी फन्नों को लेकर के, कभी जिज्जर को लेकर के। तो इसलिए हम अपने तरफ पे काम कर रहे हैं। ज़रूर हमें एक खतरा है चाइना से इस रीजन के अंदर, और चाइना भी ये बात समझता है कि इंडिया अकेली कंट्री है जो उसको चैलेंज कर रही है। तो मीज़ू को इसलिए यहाँ पे पावर दी गई, इसलिए यहाँ पे बुलाया गया। एक तो हमारे क्लोज़ है, और दूसरा हम ये नहीं चाहते कि जो चाइना और पाकिस्तान की ये किसी भी तरीके से चाइना और पाकिस्तान के पल्ले में चला जाए। वहाँ जाने से इंडिया को नुकसान है। आप देखिए पहले श्रीलंका की बात थी, श्रीलंका भी चाइना के क्लोज़ चला गया था, हम्बनटोटा पोर्ट बना लिया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे दिक्कत हुई, तो इंडिया ने उसकी हेल्प की, ताकि यहाँ पे चाइना ना घुस जाए। तो उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट के साथ जो मटाला एयरपोर्ट है, जो उससे 40 किलोमीटर दूर है, वो इंडिया को दे दिया, मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए। इंडिया उसको रन कर रहा है, उसकी वजह से जो हम्बनटोटा पोर्ट है, उसके हम्बनटोटा पोर्ट है, उसपे वाच रख रहा है। और देखिए अब श्रीलंका इंडिया के साथ आ रहा है, क्योंकि वो समझ तो गया है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि पैसे उसने चाइना के देने, और चाइना से चाहता है कि वो पैसे को सेटल भी कर दे, और इंडिया के साथ इसलिए आना चाहता है। इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उसको हेल्प कर रहा है, और इंडिया के टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। देखिए एक ये डिप्लोमेसी होती है, जो डिप्लोमेसी ये नहीं चलती कि आप खुद कहीं से कहें कि इसने मुझे ऐसे किया तो मैं इसको थप्पड़ मार दूँगा। हम डिप्लोमेसी डिप्लोमैटिक तरीके से डील करना चाहते हैं, और पीएम मोदी गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहते, समझदारी से काम हाँ, करना उसमें चाहते देश हैं, का पूरी भला टीम नहीं है। डिस्कस कर जिसमें देश का भला हो वो काम करना चाहते हैं। तो बीजू जैसे आदमी को जबकि हमको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और टॉलरेट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हमारी कंट्री का इंटरेस्ट है कि ये किसी तरीके से चाइना के पल्ले में ना चला जाए, और एक बार चला राइट, गया तो फँस जाएगा और हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। राइट। एक और यहाँ पर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम जस्टिन ट्रेडो ट्रूडो है, ट्रेडो हुँ, हाँ, उन्होंने 6 तारीख को मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया था, और उनको आईना दिखाते हुए मोदी जी ने उनको रिप्लाई किया है 10 जून को, यानी कि 4 दिन के बाद।
और उसमें लिखा है थैंक यू फॉर द कांग्रेचुलेटरी मैसेज, इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग विद कनाडा बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर कंसर्न। तो क्या यहाँ पर ये इनको आईना दिखाया गया है कि भैया तुम ज्यादा इस तरीके से हरकतें करोगे तो तुम्हें इसी तरीके की औकात तुम्हारी दिखाई जाएगी, या फिर ये कुछ गलती भी हो सकती है कि इतनी लेट रिप्लाई किया? नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं, जानबूझ के किया जाता है, इन चीज़ों में कोई ऐसी नहीं होता कि नेग्लिजेंस हो। देखिए क्या हुआ कि इलेक्शन से पहले ट्रूडो का एक मैसेज आया था, कनाडियन गवर्नमेंट का एक मैसेज आया था कि इंडिया उनके इलेक्शन के अंदर इंटरवीन कर रहा है, और हम्म। उन्होंने इंडिया को रख दिया था नंबर 2 पे, जो उनकी कंट्री में इंटरफेयर करता है, चाइना के बाद दिया फिर रशिया। तो हम्म। इंडिया ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम्म। ट्रूडो का तो यही एजेंडा बना हुआ है, इंडिया को टारगेट हम्म। करना, मुसलमान सिखों को खुश करने के लिए, खालिस्तानियों को खुश हम्म। करने के लिए, हम्म। उनको खालिस्तानियों की सपोर्ट है, और इंडिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। एक्चुअली खतरा इंडिया को है कनाडा से। कनाडा ने हम्म। इस इलेक्शन के अंदर इंटरवीन किया था, स्पेशली पंजाब के अंदर, और हम्म। बहुत से पैसे आए थे कनाडा से, इंडिया के जो हमारी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी थे, ताकि उनको सपोर्ट दी जाए, उनको हेल्प दी जाए इलेक्शन के अंदर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया। क्योंकि हम इस टाइप के इश्यू उठाते नहीं हैं, और हम्म। क्योंकि हम इन चीज़ों को ना तो प्रूव कर सकते हैं, ना उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो हम्म। कनाडा गवर्नमेंट को रिप्लाई दी, पीएम मोदी ने डिले से रिप्लाई दी, ताकि उनको एक मैसेज दे दिया जाए कि वी डोंट केयर अबाउट यू, हम तुम्हारी कोई चिंता नहीं करते, तुम कोई हमारे लिए मायने रखते। अब वो एक्चुअली कनाडा ये भी चाहता है कि इंडिया उसको क्वाड में इंक्लूड कर दे, और इंडिया ने एक साफ कह दिया कि हम तुम्हें क्वाड में इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे हम्म। यूएस बोले, चाहे कोई भी बोले। क्योंकि हर एक हम्म। कंट्री, देखिए एक ना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हर एक कंट्री इंटरफेयर करना चाहती है, आना चाहती है, ट्रेड के लिए, हम्म। बिज़नेस के लिए, और इंडिया की यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोज़ीशन है, और इंडिया उस कंट्री लेके आएगा क्वाड के अंदर, या यहाँ पे पैसिफिक रीजन के अंदर जो बिज़नेस की बात होगी, जो इंडिया के साथ अच्छे से रहेगा भले से। तो इंडिया कनाडा को डिस्करेज करता है। देखिए हर एक कंट्री का इंटरेस्ट क्या होता है, उसकी ट्रेड, उसका बिज़नेस, और इस हम्म। रीजन के अंदर आज इंडिया पूरे कंट्रोल में है। तो इंडिया ना तो कनाडा की परवाह करता है, ना किसी और की परवाह करता है। अगर यूएस भी कहेगा हम्म। तब भी हम कनाडा को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे, क्वाड के अंदर या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, क्योंकि इसका जो एंट्री पॉइंट है वो इंडिया है। राइट। तो मतलब कुल मिला के देश हित में जो जो काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं, और साथ साथ में लोगों को औकात भी दिखा रहे हैं। मोदी जी ने कहा भी था, ये सब जो लोग जो फड़फड़ा रहे हैं बाहर बैठ के दूसरे देश, ये सिर्फ 4 जून तक फड़फड़ा रहे हैं, इसके बाद ये शांत हो जाएंगे। और लग रहा है वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। और धीरे धीरे जो जिस हिसाब से जैसे जिसने हरकत की, उस देश को उस हिसाब से जवाब दिया जा रहा है। और यही नया भारत है, जहां भारत दब के नहीं रहता है, अपना साथ साथ में कूटनीति भी लेके चल रहा है। कैसे अपने देश को मजबूत किया जाए, संबंध को साथ में रखा जाए, ये नहीं कि बस एक तरीके से मुजू ने वहां से बोल दिया कि चले जाओ तो एक उसको दुश्मनों की तरह बर्ताव करना कोशिश कर रहा है। साथ में उसको दिखाए, समझाए कि देखो श्रीलंका का क्या हाल हुआ था, वही हाल तुम्हारा हो सकता है। थोड़े पैसों के लालच में कोशिश कर रहा है अपनी हर तरीके से मनाने की। जैसे कि अगर हम अपने देश में ही बात करें, किसानों को भी खूब मनाने की कोशिश की, अंत में वो नहीं माने तो ठीक है भैया, तुम नहीं मान रहे तो हम क्या कर सकते हैं, वो कानून वापस लिए थे, हालांकि वो उनके फायदे के थे। तो कुल मिला के कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, इन देशों को समझाया जाए कि देखिए तुम्हारे देश के हित में भी नहीं है, हमारे में भी नहीं है, इससे संबंध खराब होंगे। और अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आखिरी इलाज वही है कि भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। देखो एक और बात है कि जब यूएस के एम्बेसडर यहाँ पे इंडिया में आ रहे थे, गरसेटी, तो एंटी इंडिया एजेंडा था उनका। जब जयशंकर से पूछा गया कि वो तो एंटी इंडिया और इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो एस जयशंकर ने कहा कि आ रहे हैं, आने दो, बैठेंगे, मिलेंगे, समझा देंगे, और समझा दिया। अब एंटी इंडिया नहीं है, अब इंडिया को प्रेस करते हैं। देखिए क्या है कि जो मैच्योर आदमी होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से चलते हैं, देश का इंटरेस्ट सोचते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट से सोचते हैं कि मोदी को उसने गाली दी तो मैं उसको गाली दे दूंगा। पीएम मोदी सुलझे हुए आदमी है, जानते हैं कि उसको कैसे टैकल करना है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए कई जगह में चींटी की भी इंपॉर्टेंस होती है, कई जगह में हाथी की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो पीएम मोदी उसी एजेंडे में है कि चींटी को हम सपोर्ट करें, क्यों बेचारी को मसलना पड़ेगा तो बुरा हो लगेगा। तो मीज़ू एक बेअकल आदमी है, बेसमझ आदमी है, जिसको ना पता है कि उनकी कंट्री को कैसे चलाना है। क्योंकि हमारी जो दुश्मनी है वो मालदीवियन से नहीं है, मीज़ू से भी कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए एक और बात बताऊँ कि जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक होनी थी तो पीएम मोदी ने कहा था इनको दिए गए 12 के करीब के 12 इनको दिए गए थे, जो इनके वहाँ पे टेररिस्टों के जो कैंप्स थे, उसमें से 3 कैंप बड़े थे। तो पीएम मोदी ने 3 कैंपों को देखा, एक था पीओके के अंदर, कोई नल्ला करके जगह थी। पीएम मोदी ने कहा जी नहीं,
ये बड़ा काम हुआ है तो बड़ा काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर घुस के। तो दूसरा इनको कैंप दिया गया भागलपुर का, जो पंजाब प्रोविंस के अंदर था, और वहाँ की जब पूरी सर्वे की गई तो वहाँ उसके पास एक मस्जिद थी, सिनेमा घर था, और वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ठहरे हुए थे। और तीसरा जो कैंप दिया गया वो था बालाकोट का, जो आइसोलेटेड जगह पे था, और जहाँ पे मिलिटेंट थे भी, और साथ में कुछ मिलिटेंट उस दिन आ रहे थे जब हमने बालाकोट की स्ट्राइक करनी थी उससे एक दिन पहले। तो पीएम मोदी ने कहा कि बालाकोट ठीक है, क्योंकि ये आइसोलेटेड जगह में, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे इनोसेंट पाकिस्तानियों को मारा जाए या पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को मारा जाए, वो भी तो इंसान है। तो हम उस जगह अटैक करेंगे जहाँ पे मिलिटेंट है। और बालाकोट पे स्ट्राइक इसीलिए की कि ना तो वहाँ पे कोई सिविलियन था, ना कुछ ज्यादा आर्मी के लोग, तो सिर्फ वहाँ पे मिलिटेंट थे। और ये पता था वहाँ पे 300 मिलिटेंट है, तो वहाँ पे स्ट्राइक की गई और 300 मिलिटेंट को मारा गया। बड़ा काम था, बड़ा किया गया, क्योंकि दुश्मनी किसी इंडिविजुअल से नहीं है, दुश्मनी किसी कंट्री से नहीं है, दुश्मनी किसी पर्सनल लोगों से नहीं है, दुश्मनी वहाँ की लीडरशिप से है। तो बालाकोट के अंदर जो इनकी लीडरशिप थी मिलिटेंट की, उनसे दुश्मनी लेनी थी, इसीलिए उसको अटैक किया गया। तो बीजू से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बेसमझ आदमी है, आज पावर में है कल नहीं रहेगा, और जब मालदीव बर्बाद होगा तो इसको किसी ना किसी को देखना ही पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि मालदीव जब प्रॉब्लम में आए तो चाइना की तरफ जाए, हम चाहते हैं कि मालदीव इंडिया की तरफ आए, ताकि हमको उसको समझाएं, बिठाएं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट चाहते हैं, तुम्हारे लोगों का इंटरेस्ट चाहते हैं। नहीं तो एक कि अगर हमारा वारशिप चला जाए तो पूरा मालदीव को बर्बाद कर देगा, वो हम करना नहीं चाहते। क्योंकि पीएम मोदी ने एक और बात कही थी कि इस टाइम पे वार का टाइम नहीं है, इस टाइम पे बिजनेस का टाइम है, इस टाइम पे पीस का टाइम है। तो उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देखिए, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर किया जाता है और करना भी चाहिए, और बड़ी बातों पे एक्शन लिया जाता है। अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो उस पे के ऊपर काफ़ी देर से ड्यू है। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर कैसे हलचल मचती है। जो शहबाज शरीफ बड़े कूद रहे हैं, इनको जगह नहीं दिखेगी छुपने की, जा नहीं पाएँगे किसी जगह के अंदर, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन कर ली गई है। मैंने समझा दिया था, बुझा दिया था, लेकिन अब बालाकोट भी कर दिया था। लेकिन अब टाइम आ चुका है एक और एक्शन का, बड़े एक्शन का, और पाकिस्तान इससे बच नहीं पाएगा। राइट। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। आशा यही करते हैं कि पाकिस्तान के जो वहाँ के जो लोग हैं, वो भी इस बात को समझें। अगर व्यापार चाहते हैं, चीज़ें चाहते हैं, तो आतंकवाद को रोकना ही पड़ेगा। आप लोगों से भी जितने लोग देख रहे हैं, सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।